मार्कस, पृथ्वी से अलग एक ऐसी खूबसूरत दुनिया जहां के लोगों के पास जादू तो नहीं, लेकिन उससे भी बढ़कर शक्तियों का खजाना था, जिसके जरिए यहाँ हर कोई मार्कस पर अपनी हुकूमत चाहता था। यहाँ जो सबसे शक्तिशाली होता था वो कानून बनाता था और कमजोरों को उस कानून को मानना पड़ता था। मार्कस के सबसे जाने माने साम्राज्यों में से एक था ओहान साम्राज्य, और ओहान साम्राज्य का एक बड़ा खास शहर था मेसोडोरिया शहर। मेसोडोरिया शहर के खुले से मैदान में आज सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। ये सभी शक्ति स्तंभ के जरिए अपनी अपनी शक्तियों के सितारों को परखना चाहते थे। इस स्तंभ पर 9 सितारे थे, जिन्हें पाकर ही आप शक्तियों के अगले रैंक पर जा सकते थे। ध्रुव 3 साल पहले शक्ति स्तंभ पर 9वें सितारे को पा चुका था, लेकिन अचानक उसकी शक्तियां तीसरे सितारे पर आकर रुक गईं, और तभी से ध्रुव वापस से 9वें सितारे को पाने के लिए मेहनत कर रहा था। अपनी इसी शक्ति के सितारे को परखने के लिए ध्रुव सैकड़ों लोगों की भीड़ में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद कर ध्रुव ने खुद को भरोसा दिलाते हुए कहा, इस साल मैंने जी तोड़ मेहनत की है। इस बार मेरी शक्तियां जरूर 9वें सितारे तक फिर से पहुंचेंगी, जरूर पहुंचेंगी। आज मैं शून्य रैंक से आगे बढ़कर एकलव्य बन के रहूंगा। तभी एक घोषणा सभी के कानों में गूंजी, और अब अपनी शक्तियों को परखने वाले अगले शख्स का नाम है ध्रुव। जैसे ही ध्रुव का नाम पुकारा गया, वो लोगों की भीड़ से निकलकर बाहर आया और अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए ऊंचाई पर रखे एक बड़े से पथरीले स्तंभ की ओर बढ़ने लगा, जिसका नाम था शक्ति स्तंभ। शक्ति स्तंभ के ठीक सामने पहुंचने के बाद ध्रुव के जहन में कई बातें चल रही थी। ध्रुव जब सिर्फ 4 साल का था, तब से उसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, और 10 साल की उम्र तक तो वो 9वें सितारे तक पहुंच गया था। फिर 11 की उम्र में वो शून्य रैंक से एकलव्य रैंक पर आ गया था। शौर्य दल के 100 साल के इतिहास में ये पहली बार था जब एक 11 साल का बच्चा एकलव्य बन गया हो। लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि अचानक से एकलव्य एक बार फिर से शून्य रैंक पर आ गया। यही सब सोचते हुए ध्रुव ने अपने दाहिने हाथ की हथेली को शक्ति स्तंभ पर रखने के लिए आगे बढ़ाया। फिर उसने आंखें बंद करते हुए अपनी हथेली को शक्ति स्तंभ पर बने शक्ति चक्र पर रखा। कुछ देर सन्नाटे के बाद ध्रुव के कानों में एक आवाज गूंजी, तीसरा सितारा, शक्ति और भी कम। इस बार भी ध्रुव का सबसे निराशाजनक प्रदर्शन। ये आवाज जैसे ही ध्रुव के कानों में पड़ी, उसके पैरों तले जमीन सरक गई। उस भीड़ से निकलते हुए बाहर आई और उसने ध्रुव के कंधे पर अपना हाथ रखा। अगले ही पल उन दोनों की नजरें आपस में मिली, जिससे ध्रुव की बेचैनी थोड़ी कम हुई। कुछ ही देर में वो दोनों साथ साथ कदम बढ़ाते हुए मैदान से बाहर निकल के जाने लगे। ध्रुव अपने घर शौर्य महल की तरफ बढ़ रहा था। तभी ईरा ने उदास दिख रहे ध्रुव का हौसला बढ़ाते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हें उन लोगों की बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एक ना एक दिन तुम एकलव्य जरूर बनोगे। ईरा अपने सबसे अच्छे दोस्त को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस वक्त ध्रुव के जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी शक्तियां क्यों नहीं बढ़ रही थी। एक तरफ जहां ध्रुव की परेशानियां बढ़ती जा रही थी, तो दूसरी तरफ एक और परेशानी उसके घर की ओर कदम बढ़ा रही थी। लेकिन ध्रुव उस परेशानी से पूरी तरह बेखबर था। ध्रुव और ईरा आखिरकार शौर्य महल पहुंच गए। शौर्य महल में ध्रुव के पिता अरेंद्र, जो कि शौर्य दल के लीडर भी थे, अपने दल के कुछ बुजुर्गों के साथ बैठकर किसी खास मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अरेंद्र की नजर अपने बेटे ध्रुव पर गई, उसके उदास चेहरे को देखकर उन्हें सब कुछ समझ आ गया। वो अपनी बातचीत को वहीं पर रोककर ध्रुव के पास गए। अरेंद्र ने अपने बेटे ध्रुव को सीने से लगाते हुए कहा,
कोई बात नहीं ध्रुव, तुम मेरे बेटे हो, शौर्य दल के लीडर अरेंद्र के बेटे। अगली बार तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी, हिम्मत मत हारना। इस वक्त शौर्य महल के दरबार में बैठे सभी लोगों की नजर ध्रुव पर ही थी। तभी अचानक एक लड़की नीले रंग के गाउन में अपने लंबे लंबे कदमों के साथ शौर्य महल के इस दरबार में दाखिल हुई। इस लड़की का नाम लारा जयान था। लारा के दादाजी ओहान साम्राज्य के शेरदिल सेनापति रह चुके थे और लारा अंबर दल की होने वाली लीडर थी। अंबर दल ओहान साम्राज्य के सबसे ताकतवर दलों में से एक था। ये इतिहास में पहली बार था कि कोई इतनी कम उम्र में अंबर दल का लीडर बनने वाला था। लारा को अपने सामने देखकर सभी लोगों के साथ अरेंद्र भी हैरानी में पड़ गए, क्योंकि सभी जानते थे कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि अंबर दल की होने वाली लीडर थी। लारा का अचानक इस तरह से महल में आना किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। फिर भी उसे अपनी ओर आते देखकर शौर्य दल के प्रमुख अरेंद्र ने कहा, तुम्हारा स्वागत है लारा। ना कोई खत ना कोई खबर, इस तरह से यूं अचानक, सब ठीक तो है? अरेंद्र के सवाल पर लारा ने अपने दाहिने हाथ से चुटकी बजाते हुए अपने बॉडीगार्ड्स की ओर इशारा किया। इशारा पाते ही वो सभी एक कदम आगे आए। वो बॉडीगार्ड्स एक बड़े से हरे रंग के बॉक्स को पकड़े हुए थे। बॉक्स की तरफ देखते हुए लारा ने अपनी तीखी और तेज आवाज में कहा, मुझे पता चला है कि ध्रुव इस साल भी अपनी शक्तियों को नहीं बढ़ा पाया, इसलिए मैं ध्रुव के लिए एक खास चीज लेकर आई हूँ। इसे पीने से उसे अपनी खोई हुई शक्तियां एक बार फिर से मिल जाएंगी। अरेंद्र ने ध्रुव की ओर देखकर दोबारा लारा को देखते हुए कहा, लेकिन लारा, हम तुमसे कोई तोहफा नहीं ले सकते, और वैसे भी तुम कुछ ही दिनों में हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाली हो, इसलिए इस तोहफे की कोई जरूरत नहीं है। अरेंद्र की बात खत्म भी नहीं हुई थी और बॉडीगार्ड्स ने उस बॉक्स को खोल दिया। सभी को बॉक्स में हरे रंग की शरबत से भरी बोतलें दिखाई दे रही थी। वहां मौजूद सभी लोगों ने इस शरबत को पहचान लिया था। अरेंद्र ने उस शरबत की ओर हैरानी से देखते हुए कहा, करिश्माई शरबत? ये तो बहुत ही कीमती शरबत है। हम तुमसे इतना कीमती तोहफा बिल्कुल भी नहीं ले सकते लारा। लारा ने देरी किए बिना तुरंत अरेंद्र से कहा, आप जानते हैं ना कि ये करिश्माई शरबत ध्रुव के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। मुझे लगता है कि ध्रुव को इस शरबत को ले लेना चाहिए, क्योंकि अब तो शहर में ध्रुव के लिए तरह तरह की बातें भी होने लगी हैं। उसकी बात का जवाब देते हुए अरेंद्र ने कहा, मैं जानता हूं लारा, और मैं ये भी जानता हूं कि इस करिश्माई शरबत के कई फायदे हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे ध्रुव को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी शक्ति 9 सितारों से ऊपर नहीं है। और तुम ये जानती हो ही कि अगर 9वें सितारे से कम शक्ति वाला कोई इस शरबत को लेगा तो इससे उसकी शक्तियां और भी कम हो सकती हैं। अरेंद्र अपनी बात को पूरी करते उसके पहले ही लारा ने उन्हें टोकते हुए कहा, हाँ, मैं जानती हूं कि शक्तियां कम भी हो सकती हैं, तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? ध्रुव का शक्ति का सितारा तो वैसे भी 3 पर ही है। ध्रुव के पास अब हारने को बचा ही क्या है? इससे पहले कि अरेंद्र कुछ कहते, लारा की इस बात पर अब ध्रुव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं कभी भी अपनी शक्तियों को इस तरह से नहीं बढ़ाऊंगा लारा। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? लारा ने भी तुरंत इस बात का जवाब दिया, अच्छा, तो फिर तुम किस तरह से अपनी शक्तियां बढ़ाओगे? वैसे ही जैसे पिछले 3 साल से बढ़ा रहे हो। लारा की इस बात का ध्रुव के पास कोई जवाब नहीं था। लारा ने अरेंद्र के पास जाकर उन्हें इत्मीनान से कहा, ठीक है, अगर आप इस करिश्माई शरबत को तोहफे के तौर पर नहीं लेना चाहते, तो क्या आप मुझे इसके बदले में कुछ दे सकते हैं? लारा की इस बात पर अरेंद्र ने बिना कुछ सोचे समझे कहा, हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, हम तुमसे इस शरबत को लिए बिना भी तुम्हें जो चाहिए वो दे सकते हैं। लारा ने बेझिझक जवाब दिया, मेरे और आपके परिवार के बड़े लोगों ने सालों पहले ध्रुव और मेरा जो रिश्ता तय किया था, मैं उसे आज तोड़ना चाहती हूँ।
लारा के मुंह से इस बात को सुनकर ध्रुव, उसके पिता अरेंद्र और वहां पर मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन सरक गई। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि लारा ने अपने और ध्रुव के रिश्ते को तोड़ने की बात कही थी। अगले ही पल अरेंद्र ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए तेज आवाज में कहा, लारा, ये जानते हुए भी कि ये रिश्ता तुम्हारे और हमारे परिवार के बड़े लोगों ने तय किया है, तुम कैसे रिश्ते को तोड़ने की बात कर सकती हो? तुम जानती हो ना ये कितना गलत माना जाता है? अरेंद्र की नाराजगी के जवाब में लारा ने बड़ी ही बेफिक्री के साथ कहा, यह रिश्ता जरूर परिवार के बड़े लोगों ने तय किया था, लेकिन तब और अब में काफी फर्क आ चुका है। आज मेरे और मेरे परिवार के लोगों की शक्तियां कहां से कहां पहुंच चुकी हैं, जबकि ध्रुव पिछले 3 सालों से वहीं पर अटका हुआ है। लारा के मुंह से अपने और अपने परिवार की बेइज्जती होते देखकर अब ध्रुव से रहा नहीं जा रहा था। उसे लारा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी लारा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और वैसे भी सभी जानते हैं कि मैं इस वक्त अंबर दल की लीडर बनने वाली हूँ, और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि मेरा किसी कमजोर के साथ कोई संबंध ना हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि ये रिश्ता आगे बढ़ने से पहले यहीं पर टूट जाए। अंबर दल की लीडर बनने वाली बात पर गौर करते हुए अरेंद्र ने उससे कहा, तो ये है असली बात, बाकी सब तो तुम्हारे लिए एक बहाना था, सिर्फ एक बहाना। तुम्हें परिवार की कोई फिक्र नहीं है, तुम्हारे सिर पर तो सिर्फ सबसे शक्तिशाली बनने का जुनून सवार है, और इसलिए तुम इस रिश्ते को तोड़ना चाहती हो। इस बार लारा ने बेशर्मी से जवाब देते हुए कहा, तो आप भी बताइए कि मैं कैसे उस इंसान से अपना रिश्ता जोड़ लूं जो पिछले 3 सालों से अपनी शक्तियों को बढ़ा नहीं पा रहा। लारा की इस बात का वाकई में वहां पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब लारा ने दोबारा उस करिश्माई शरबत की तरफ देखते हुए कहा, अब आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप मेरी बातों को मान लें और इस करिश्माई शरबत को स्वीकार करते हुए इस रिश्ते को तोड़ दें, क्योंकि आप भी जानते हैं ये शरबत कितना कीमती है और ध्रुव के लिए कितना जरूरी है। अब ध्रुव के सब्र का बांध भी टूट चुका था। वो लारा के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, ठीक है, तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ना है तो ये टूटेगा, जरूर टूटेगा। ध्रुव के इतना कहते ही सभी हैरानी से उन दोनों के चेहरे की तरफ देखने लगे। तभी ध्रुव ने अपनी बात को आगे बढ़ाया, लेकिन इस रिश्ते को तोड़ने से पहले हमारी शादी होगी और उसके बाद मैं तुम्हें तलाक देकर इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। बताओ, है मंजूर? ध्रुव की इस बात पर लारा ने तपाक से गुस्से में झल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें मालूम भी है इससे मेरे परिवार की कितनी बदनामी होगी? तब ध्रुव ने बड़े ही इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा, तो जो तुम कर रही हो उससे हमारे परिवार की बदनामी नहीं होगी? जब बदनामी होनी ही है तो क्यों ना दोनों की ही हो? इस जवाब पर लारा ने तेवर दिखाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं उसी ध्रुव से बात कर रही हूँ जिसे मैं कुछ सालों पहले मिली थी। ध्रुव ने बिना वक्त गवाए अपने उसी अंदाज को बरकरार रखते हुए कहा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे तुम इस करिश्माई शरबत की आड़ में इस रिश्ते को खत्म करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे यहाँ चली आई। इतनी बातें करते हुए ध्रुव और लारा दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आ गए थे। उन दोनों की आंखें एक दूसरे को घूरे जा रही थी। माहौल गर्माता हुआ देखकर लारा के बॉडीगार्ड्स अपनी जगह से आगे बढ़े, लेकिन अगले ही पल लारा का एक इशारा मिलते ही उन सभी ने अपने आप को रोक लिया। फिर लारा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम इस रिश्ते का फैसला कर सकते हैं। ध्रुव ने उससे पूछा, और वो क्या है? लारा ने कहा, 3 साल बाद हम दोनों के बीच एक मुकाबला होगा। अगर उस मुकाबले में मैं जीत गई
तो तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ना होगा। और अगर तुम जीत जाते हो तो वही होगा जो तुम चाहोगे। लारा की ये शर्त सुनते ही शौर्य महल में एक सन्नाटा छा गया था। अब सभी की नजरें ध्रुव के जवाब का इंतजार कर रही थी। क्या ध्रुव अपनी मंगेतर लारा की शर्त मानेगा? आखिर क्या वजह है जो ध्रुव की शक्तियां पिछले 3 सालों से आगे नहीं बढ़ पा रही थी? कैसे लड़ेगा ध्रुव अपने से शक्तिशाली लारा से?